हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। उसी प्रकार हमारे संविधान में भी वक्त वक्त पर परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में परिवर्तन करने की भी छूट दे दी थी और उन्होंने बताए थे कि किस प्रकार संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज हम लोग अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अमेंडमेंट्स की चर्चा भारतीय संविधान के चैप्टर 20 आर्टिकल नंबर 368 में की गई है कि किस प्रकार हम संविधान में चेंजेस ला सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिजिड नाइदर फ्लेक्सिबल। हम लोग ये फीचर्स ऑफ जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तब भी इसके बारे में जाना था हम लोगों ने। तो देखिए, इसके कहने का मतलब है कि ना तो हमारे संविधान में संशोधन करना पूरी तरह कठोर है अमेरिका की तरह, और ना ही ब्रिटेन की तरह इजी है। जैसे अमेरिका में अगर आपको संविधान संशोधन करना है तो उसके लिए एक संविधान सभा बनाना होगा, क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का कहना है या अमेरिका के संविधान निर्माताओं का कहना है कि संविधान बनाने की पावर संविधान सभा के पास थी, ना कि वहां की जो अभी पार्लियामेंट में संसद बैठे हुए हैं उन्हें। इसीलिए वहां जब भी संविधान में परिवर्तन लाना होता है एक संविधान सभा स्पेशल बनाया जाता है और बहुत हार्ड प्रोसीजर है। इसीलिए आजादी के लगभग 237 साल के बाद भी वहां मात्र 27 बार संविधान को बदला गया है। वहीं ब्रिटेन का कानून बहुत इजी है, वहां सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से अगर कानून को बदलना है तो बिल पास कर दीजिए, संविधान बदल जाएगा। यहां तक कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट की पावर की चर्चा इस प्रकार की गई है कि लोग कहते हैं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो मुर्दों को भी जिंदा बना सकते हैं और जिंदे को भी मुर्दा बना सकते हैं। पार्लियामेंट कैनोट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जब हमारे संविधान में पहली बार संशोधन किया गया तो कुछ केसेस, जैसे प्रमुख केसेस की बात करें तो सज्जन सिंह मामला और फिर पंजाब में भी कुछ ऐसे मामले देखे गए जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेटमेंट दिया कि हाँ, संविधान में अगर लोगों के भलाई के लिए, वंचित लोगों के भलाई के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो अच्छी बात है। मूल अधिकार में भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। बाद में जब देखिए, एक ट्रेंड हमारे देश में चलता है कि जब सरकारें मजबूत होती है तो सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो जाता है, और जब सरकारें कमजोर हो जाती है तो ऑटोमेटिक सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में ताकतवर हो जाता है। तो 1967 में जब गोलकनाथ मामला आया तो उस समय सरकार कमजोर थी, इंदिरा गांधी बैकफुट पर थे, मोरारजी देसाई से उनकी बन नहीं रही थी, कांग्रेस राज्यों के इलेक्शन कई राज्यों में इलेक्शन कांग्रेस हार चुकी थी। तो वहीं कांग्रेस के भी दो फुट होने के कगार पे थे, कांग्रेस भी दो टुकड़े में बंटने वाली थी। तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह बोला कि हाँ, संविधान को बिल्कुल भी संविधान के स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और उसने गोलकनाथ मामले में अपनी जजमेंट देकर बैकवर्ड के पूरे डिसीजन को बदल दिया। लेकिन हाँ, उसने अपने जजमेंट में ये जरूर कहा कि पीछे जो फैसले हो गए हैं वो अब नहीं बदलेंगे। बाद में 24 अप्रैल 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान को अगर लोगों के हित में अमेंड किया जाए, मूल अधिकार को भी बदला जाए तो बदल दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये जरूर कहा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स को नहीं बदला जा सकता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट जो जज ने यह फैसला दिया, एम हिदायतुल्लाह साहब थे। अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि सबसे पहले अगर अमेंड करना है तो आइदर तो प्राइवेट बिल होगा या फिर अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर बिल लाएगा तो वो बिल पब्लिक बिल माना जाएगा। तो किसी भी हाउस, आइदर लोकसभा से या राज्यसभा से, कहीं से भी उसकी शुरुआत की जा सकती है। अब देखते हैं, अब पढ़ते हैं कि संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसे 3 प्रकार से बताया गया है, बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी और बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो सबसे पहले समझते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो इसे हमारे संविधान निर्माताओं ने परिवर्तन माना, इसे अमेंडमेंट माना ही नहीं, इसे सुधार माना है।
तो समझते हैं ये होता क्या है। तो जब 50% जो उस समय वहां प्रेजेंट में वोटिंग डे के दिन 50% अगर वोटिंग पड़ जाती है फेवर में, तो उसी समय संविधान को बदल दिया जा सकता है। लेकिन दोनों हाउस से, लोकसभा से भी मोर देन 50% चाहिए और राज्यसभा से भी मोर देन 50% चाहिए। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा से बिल पास हो गया लेकिन राज्यसभा से बिल नहीं पास हो रहा है, तो हम लोग ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं। तो ज्वाइंट सेशन में चूंकि गवर्नमेंट का लोकसभा के पास 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के पास 250 मेंबर्स हैं, तो दोनों को अगर हम मिला दिए तो 395 सीट्स चाहिए बिल को पास करने के लिए। तो दोनों को जब भी मिला दिया जाता है तो सरकार मजबूत हो जाती है, लोकसभा मजबूत हो जाती है और बिल को अमेंड कर दिया जाता है। अब समझते हैं कि इसमें किस प्रकार के संविधान में किस प्रकार के अनुच्छेद को इससे बदला जा सकता है। द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, जब स्टेट मान लीजिए कि विदेश से जब कोई नया स्टेट देश में शामिल करना हो, या फिर देश के कोई स्टेट में तोड़फोड़ करना हो, या फिर देश का स्टेट किसी स्टेट का नाम बदलना हो। जैसे कि आपने देखा था कि जो 2019 में जो 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया था वो इसी से तोड़ा गया था, बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसीलिए आज तक जितने भी अमेंडमेंट हुए अगर आप उनमें देखिएगा तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, वो आपको नहीं मिल पाएगा इसमें। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो आपको अमेंडमेंट्स में नहीं मिल पाएगा। अब कोरम इन पार्लियामेंट, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 101 में की गई है। कोरम को समझते हैं। कोरम ऑफ पार्लियामेंट मीन कितने परसेंट मेंबर्स चाहिए ताकि पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू की जाए। तो अभी इसकी है 10%, कम से कम 10% मेंबर्स, मतलब कि 543 में से कम 55 मेंबर्स होंगे तभी पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा। सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ शेड्यूल, अब जब भी सेकेंड शेड्यूल में वेतन की चर्चा की गई है कि किसको कितना वेतन दिया जाएगा, सेंट्रल कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाएगा, इसकी चर्चा की गई। तो इसे भी अगर बदलाव तो आमतौर पे सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। जैसे कि हाल में अभी राष्ट्रपति के पेमेंट को 1.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया, तो सिंपल मेजोरिटी से कर दिया गया। तो यह इसे लेकिन संविधान संशोधन नहीं माना गया है, लेकिन चूंकि संविधान में ही चेंज किया जाता है इसलिए इसे मान लिया जाता है, इसलिए इसे सुधार मान लिया गया है बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब देखिए, जब भी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी। तो अब स्पेशल मेजोरिटी होता क्या है, आप समझते हैं। तो देखिए, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि आपको लोकसभा और राज्यसभा वोटिंग के दिन जितने भी एमपी सांसद वहां मौजूद थे उसके 2/3 और साथ में जितनी कुल सदस्यता, जितनी मान लीजिए कि लोकसभा की 543 है तो उसका 50%, और अगर जितने सांसद प्रेजेंट हैं उसका 66% आपको वोटिंग आएगी, तभी आपको बिल पास हो पाएगा। उसके बाद इसमें और एक शर्त है कि इसमें ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। 108 अनुच्छेद में जो ज्वाइंट सेशन की चर्चा की गई है, इसे सेपरेट राज्यसभा से और लोकसभा दोनों से बिल्कुल सेपरेटली पास करना होगा, तभी ये बिल पास हो पाएगा। अब समझते हैं बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ स्टेट, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड कंस्ट्रेंट ऑफ स्टेट। देखिए, कुछ बिल ऐसे होते हैं जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट की पावर को बढ़ाना हो या घटाना हो, उसके बाद फिर खुद 368 में अगर बदलाव हो जाए, मान लिए कि ये सब नहीं कर सकते, कोई सरकार आया 368 को ही हटा दिया, तो फिर तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि 368 के तहत ही संविधान में संशोधन को बताया गया है कि किस प्रकार संशोधन किया जा सकता। इसीलिए इसे और भी कठिन कर दिया गया है। आपको जो इसमें चाहिए था बाय स्पेशल मेजोरिटी में, उन सारी शर्तों को मानना होगा और साथ में ही बिल को कम से कम 14 स्टेट से पास कराना होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब छोटे छोटे राज्य हैं। नरेंद्र मोदी जब भी वहां चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी साहब पहुंच जाएंगे हेलीकॉप्टर से और बोलेंगे कि हम मणिपुर को महाराष्ट्र बना देंगे, आसाम को अमेरिका बना देंगे, अगर हमारी सरकार आई भाइयों बहनों तो हम आज के 5 साल के अंदर असम को अमेरिका बना देंगे। यही कारण है कि उन्हें 15 स्टेट की कम से कम बहुमत चाहिए बिल को पास कराने के लिए। जो जीएसटी बिल पास हुआ था वो 14 स्टेट की भी उसमें सहमति ली गई थी, जिसमें बिहार ने भी उसमें अपनी सहमति दी थी और महाराष्ट्र द्वारा भी सहमति, गुजरात, यूपी,
सारे स्टेट ने सहमति दी थी, फिर जीएसटी बिल पास हुआ था। अब हम लोग आते हैं कि कुछ फेमस अमेंडमेंट जो किए गए हैं अब तक के इतिहास में, उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है अमेंडमेंट हिस्ट्री। तो सबसे पहला अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार अमेंडमेंट था, 1951 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे तुरंत किया था एक साल के अंदर। 1950 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में ये अमेंडमेंट भूमि सुधार अमेंडमेंट कर दिया गया। उसके बाद 7th अमेंडमेंट किया गया, स्टेट डिवीजन। तो पहले मात्र इंडिया में 4 स्टेट थे, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट डी। उसके बाद फिर स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, भाषाई आधार पे स्टेट बांट दिया गया। पहला भाषाई आधार पे सबसे पहला स्टेट 1953 में आंध्र प्रदेश को बांटा। उसके बाद एक कमेटी बनी, कमेटी ने अपना सहमति दे दी कि भाषाई आधार पर स्टेट को बांट दिया जाए। तो फिर 14 स्टेट टोटल और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 8th अमेंडमेंट, SC ST रिजर्वेशन 1960। देखिए जब हमारा संविधान बन रहा था तो आप जानते होंगे कि कुछ लोकसभा की सीटें, कुछ राज्यसभा की सीटें, कुछ लोकसभा की सीटें और कुछ विधानसभा की सीटें, कुछ SC ST के लिए रिजर्वेशन रिजर्व किया गया है। तो उसे महज 10 सालों के लिए रिजर्व किया गया था और ये लिख दिया गया था कि अगर आगे 10 साल और इसमें रिजर्व बढ़ानी है इसकी समय सीमा, तो फिर से संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो 8वां संविधान संशोधन करके 1950 से 1960 की जो सीमा थी उसे 1960 से 70 कर दिया गया। हाल में नरेंद्र मोदी ने भी इसे 2020 से 2030 कर दिया गया। लेकिन ये याद रखना है कि जो ये रिजर्वेशन की बात इसमें की गई है वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें रिजर्व है उसकी बात की गई है और बाकी रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। 21st अमेंडमेंट से सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। 50th ऑफिशियल लैंग्वेज सिंधी को बना दिया गया। 26 अमेंडमेंट से प्रीवी पर्स को एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया। अब समझते हैं प्रीवी पर्स क्या होता है। तो प्रीवी पर्स उस समय जितने भी राजा महाराजा थे, जैसे कि आपको मैंने बताया था प्रिंसली स्टेट थे, तो प्रिंसली स्टेट भारत में मिलने के लिए शर्त रखे थे कि हमें हर महीना कुछ लाख रुपए या कुछ एक फिक्स अमाउंट चाहिए जो हमारे यहाँ पहुंच जाना चाहिए। तो हर साल उनके यहाँ फिक्स अमाउंट पहुंच जाते थे। तो इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी तो इंदिरा गांधी ने इसे खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया गया। उसी के बाद आप देखते होंगे कि कई राजा महाराजाओं ने अपने राजमहल को होटल बना दिया गया और ताकि उनका खर्चा उससे चल सके। 31st अमेंडमेंट एक्ट, इंक्रीज लोकसभा सीट 525 टू 545। 35th अमेंडमेंट, सिक्किम एज एसोसिएटेड स्टेट। देखिए पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। तो हुआ क्या कि चाइना ने अपना विस्तारवादी नीति अपनाकर कुछ स्टेट को अपने अंदर मिला दिया गया। जैसे 1960 में भारत को धोखा देकर, भारत के साथ छल करके उसने तिब्बत को अपनाया। फिर सिक्किम को भी डर लगने लगा कि अब हमको भी ना अपना ले, इसीलिए उसने भारत के साथ एक समझौता किया कि 1 साल हम भारत में रहकर देखते हैं, अगर हमें पसंद आया तो हम भारत के साथ ही रह लेंगे। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि भारत एक यूनियन है, एक बार आप भारत में आ जाइएगा तो फिर भारत से आप अलग नहीं हो जाइएगा। लेकिन सिक्किम के लोगों का भी हम लोगों ने बहुत स्वागत किया, उन्हें लाल किला घुमाया, वहां के लोग आए। तो फिर सिक्किम की सरकार ने यह फैसला किया कि हमें भारत के साथ पूरी तरह से मिल जाना चाहिए और 36वां संविधान संशोधन 1976 में करके सिक्किम को पूर्ण तरह से भारत का हिस्सा मान लिया गया और उसे भारत के एक स्टेट का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन, अब तक का सबसे खतरनाक संविधान संशोधन अगर कोई है तो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी ने किया था इंदिरा गांधी जी ने। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। जैसे प्रीएम्बल में 3 शब्द जो सेकुलर, उसके बाद सोशलिस्ट और एक शब्द को प्रीएम्बल में जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन से। और कई प्रकार के संशोधन इसमें किए गए थे, जैसे प्रेसिडेंट के पावर को लिमिट कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर के पावर को बढ़ा दिया गया, लोकसभा का टेन्यूर 5 साल से 6 साल कर दिया गया। लेकिन फिर जब 44th अमेंडमेंट किया गया तो 44 अमेंडमेंट में इन सारी चीजों को, जैसे लोकसभा 6 साल कर दिया गया था लोकसभा का कार्यकाल, जो कि वापस से 5 साल कर दिया गया। फिर कैबिनेट की पावर को घटा दिया गया था, वो कैबिनेट की पावर को वापस से बढ़ा दिया गया, प्राइम मिनिस्टर के पावर को वापस से घटा दिया गया। ये संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार किए थे, ये संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। अब इसमें और एक चीज किया गया 44वां संशोधन में, लेकिन हाँ प्रीएम्बल में जो 3 शब्द जोड़ा गया था उसे मोरारजी देसाई ने नहीं हटाया, उसे वैसे ही छोड़ दिया।
अब 44वां संविधान संशोधन से राइट ऑफ प्रॉपर्टी एबॉलिश कर दिया गया। जैसे राइट ऑफ प्रॉपर्टी पहले मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स, इसे फंडामेंटल राइट से हटा के कानूनी अधिकार लीगल राइट्स में ढकेल दिया गया और इसे आर्टिकल 300 के पहला क्लॉज में जोड़ दिया गया। अब बामन अमेंडमेंट एक्ट 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ, तो देखिए इसे राजीव गांधी की सरकार ने लाया था। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो राजीव गांधी को जनता का समर्थन मिला, जनता का एक सहानुभूति उनके साथ था और अब तक 414 सीट उन्होंने लाया और जीत दिया। फिर उन्हें डर लगा, क्योंकि वो राजनीति में नया नया थे, उन्हें डर लगा कि हमारे पार्टी के सांसदों को कोई तोड़ न ले, इसलिए उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, दल बदल कानून लाया। ये अब दल बदल कानून क्या है इसे समझते हैं। अब मान लिए कि अगर आप कांग्रेस के सीट पर किसी सांसद ने कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ा और बाद में उसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, तो जैसे ही वह बीजेपी को ज्वाइन करेगा कांग्रेस की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें एक शर्त और है कि अगर 2/3 ऑफ द मेंबर कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन हो गए तो उनकी सदस्यता नहीं रद्द की जाएगी। हाल में ही अब आपने देखा होगा कि लोजपा में 7 सांसद थे, तो 6 सांसदों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, जिससे उनकी सदस्यता नहीं रद्द हुई, क्योंकि ये 2/3 से ज्यादा था। अब पढ़ते हैं 1991 में दिल्ली को हाफ स्टेट का दर्जा दे दिया गया। पहले दिल्ली पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी था, अब फिर यहाँ पे दिल्ली को हाफ स्टेट का दर्जा दिया गया। आजकल आप देखते होंगे कि केजरीवाल साहब का ये मांग होता है कि हमको फुल राज का दर्जा दीजिए, फुल राज का दर्जा दीजिए, तो नहीं दिया जा सकता। फुल राज का दर्जा देने का मतलब है कि सारी पुलिस जो अभी गृह मंत्रालय के अंदर आती है, दिल्ली पुलिस अभी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसे स्टेट के अंदर देना होगा। अब मान लिए कि आज फुल स्टेट का दर्जा हम दे देते हैं। अब मान लिए कल ट्रम्प साहब की जो बेटी थी, क्या नाम है उनका, हाँ ट्रम्प साहब, इवांका ट्रम्प आई भारत घूमने। अब दिल्ली के सीएम साहब कहें कि मेरा उनसे परिचय करवाइए, अगर आपने मेरा उनसे परिचय नहीं करवाया तो फिर मैं आने नहीं दूंगा। अब नहीं तो व्हाट्सएप नंबर उनका, मेरा इंट्रोडक्शन करवाइए। अब बोलेंगे कि नहीं हम कहाँ से इंट्रोडक्शन करा दें, हम बुला रहे हैं अपने लिए, हम पहले इंट्रोडक्शन अपना करेंगे, आपको शेख हसीना से करवा देंगे, ठीक है आप खुश रहिए। तो रुस जाएंगे दिल्ली के सीएम साहब, बोलेंगे कि अगर आपने नहीं करवाए तो हम पुलिस आपको देंगे ही नहीं, तुरंत 144 धारा लगा देंगे। और कोई ये इसीलिए दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार के अधीन ही रखा गया। अब 2002 संविधान संशोधन में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, जिसमें पढ़ने के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट दैट एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 years एट बी शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन एनी केस। किसी भी केस में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अगर काम है तो वो स्टेट का है, राज का है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक जैसे देखिए इसे 2002 में जोड़ा गया संविधान में, लेकिन लागू इसे 1 अप्रैल 2010 से किया गया। उसके बाद आप कांग्रेस के प्रोपेगेंडा में उस समय देखते होंगे सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, मिड डे मील भी उसी के अंतर्गत आया। फिर 24वां संविधान संशोधन से 2026 तक लोकसभा के सीटों को बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया। देखिए अब क्या हुआ, अब भारत में इतना जनसंख्या विस्फोट हुआ, इतना सब जनसंख्या लाया कि कोई भी डबल नंबर में एगो के 14 गो बेटा, 15 गो बेटा। तो संविधान जो निर्माता थे वो ऐसा नहीं सोचते थे, वो सोचते थे कि कम जनसंख्या रहेगी, इसीलिए उनका कहना था कि प्रति 10 लाख लोगों पर एक सांसद रहेगा। अब पार्लियामेंट छोटा हो गया, अब नया पार्लियामेंट देख रहे होंगे एकदम चमक धमक के बन रहा है, पूरा खूबसूरत एसी उसी लगा के एकदम ठंडा हवा रहेगा, पूरा एकदम नया बन रहा है। तो फिर 2026 में इसीलिए बन रहा है क्योंकि 2026 में लोकसभा की सीट को बढ़ाना है, और 2026 में जो लोकसभा की सीट बढ़ेगा वो 2001 में जितनी जनगणना थी उसके आधार पे बढ़ेगा, अभी 2021 की जनगणना के आधार पे नहीं बढ़ेगा। 101 संविधान संशोधन से जीएसटी लाया गया, फिर 103 संविधान संशोधन से ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन 10% जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को जो रिजर्वेशन मिलता है वो 103 संविधान संशोधन, 130 संविधान संशोधन से नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तब तक जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।